हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर सहित बहुत ही अच्छा वीडियो। इसके पहले भी मैंने फर्स्ट टू 6 यानी 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को उनके आंसर के साथ समझाया। आज हम समझने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसका रिसेंटली मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था। आप बने रहिए मेरे साथ। अध्याय 6 अध्याय 7 एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12वीं रसायन 2025। तो प्रीवियस ईयर में भी लगातार इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बार बार इसी में से पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के यूनिक ऑब्जेक्टिव में आपको बता दूं, चूंकि हम जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं वो वन वर्ड, एक शब्द या वाक्य के रूप में या रिक्त स्थान के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव, 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से रिक्त स्थान और वन वर्ड ही बच्चे को ज्यादा टफ पड़ता है। बाकी के क्वेश्चन उसको सिंपल पढ़ते, कहीं ना कहीं लॉजिक लगाकर वो उसको लिख लेता है। तो कोशिश करें हम रिक्त स्थान और वन वर्ड के रूप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को हम पढ़ें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर CH3OCH3 तथा C2H5 आपस में किस प्रकार के समावयवी हैं? तो ये दोनों आपस में क्रियात्मक समावयवी हैं। किस प्रकार के समावयवी हैं? क्रियात्मक समावयवी। समावयवी हम जानते हैं, जो हमने समावयवता पढ़ी है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते एक दूसरे के समावयवी कहलाते तथा यह घटना समावयवता कहलाती है। तो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और इसमें भी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। लेकिन जो इसमें क्रियात्मक समूह है वो ईथर है, और इसमें क्रियात्मक समूह जो है वो एल्कोहल है। तो अगर एलिफेटिक एल्केन से OH जुड़ता है तो उसे हम बोलेंगे एल्कोहल। और जब 1 ऑक्सीजन से 2 R यानी 2 एल्किल मूलक जुड़े हों या 2 मूलक जुड़े हों, तब हम उसको बोलेंगे यहाँ पर ईथर। तो एक्चुअली जो ईथर है, इसमें सम्मित ईथर होने चाहिए, यानी दोनों तरफ R बराबर होना चाहिए, तब ये एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। तो ईथर यानी डाई मैथिल ईथर, और इसको बोलेंगे मैथिल एल्कोहल या एथेनॉल, दोनों क्या है? एक प्रकार के क्रियात्मक समावयवी हैं, क्योंकि दोनों में क्रियात्मक समूह तो अलग अलग है लेकिन दोनों के आणविक सूत्र एक जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा। कास्ट स्पिरिट, कास्ट मतलब होता है लकड़ी और स्पिरिट मतलब ज्वलनशील पदार्थ। कास्ट स्पिरिट किस नाम से जाना जाता है? तो हमें पता है, पहले लकड़ी के भंजक आसवन से यानी लकड़ी के भंजक आसवन से मैथिल एल्कोहल प्राप्त किया गया था, इसलिए मैथिल एल्कोहल को बोलते हैं हम कास्ट स्पिरिट। मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल को हम कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। मैथिल एल्कोहल का IUPAC नाम मैथेनॉल होता है, मैथेनॉल। और जो इसका सूत्र होता है वो CH3OH। तो लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया गया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। तीसरा, फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं तो बनने वाले पदार्थ का क्या नाम होगा? तो जो बनने वाला पदार्थ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, पिक्रिक अम्ल। या जो बनता है पदार्थ उसको हम ये भी बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल के नाम से भी वो जाना जाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो एक बार हम इसकी क्रिया देखते हैं। तो फिनॉल की क्रिया, फिनॉल मतलब जब बेंजीन के ऊपर क्या अटैच होगा? बेंजीन के ऊपर अटैच होगा OH, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर फिनॉल की क्रिया HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। इसको क्रिया में जब हम यूज करते हैं तो HONO2 लिखते हैं, और जब भी बेंजीन से ये क्रिया करता है तो क्रिया हमेशा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में कराई जाएगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में।
तो इसमें जो NO2 है वो नाइट्रो क्रियात्मक समूह है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, फिनॉल में। जैसे OH जुड़ा है तो ये पहला कार्बन है, तो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ेगा। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पर जुड़ेगा NO2 और यहाँ पर जुड़ेगा NO2। तो पोजीशन क्या है, 2 4 6, यानी 2 4 6, 3 अटैच है, नाइट्रो अटैच है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और फिनॉल से अटैच है, तो 3 NO2 निकले, इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे। जहां पर NO2 अटैच हुआ वहां से H रिप्लेस हुआ, तो 3H 3 OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, 3H2O। तो ऐसे जो यौगिक बनेगा इसको बोलेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसको TNP के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। परिशोधित एल्कोहल या रेक्टिफाइड एल्कोहल क्या है, तो परिशोधित एल्कोहल या इसको रेक्टिफाइड एल्कोहल, या फिर हम इसको ऐसा भी बोलते हैं स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो परिशोधित एल्कोहल या रेक्टिफाइड एल्कोहल या रेक्टिफाइड स्प्रिट, तो हमने पढ़ा है सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, सीरे से एथिल एल्कोहल का निर्माण, गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल अलग करने के बाद शेष बचा भाग सीरा कहलाता है, शेष बचा भाग सीरा कहलाता है, जिसमें लगभग 30% सुक्रोज होता है और लगभग 32% ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, इसको हम शीरा बोलते हैं। इससे भारी मात्रा में एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल शराब का मुख्य अवयव है। तो क्रिया 5 पदों में पूरी होती है। पहले सीरे का तनुकरण करते हैं, फिर सांद्र H2SO4 मिलाते हैं, फिर उसमें ईस्ट मिलाते हैं, फिर उसका आसवन करते हैं, फिर उसका प्रभाजी आसवन द्वारा उसको फिर आसवन करते हैं। तो लास्ट प्रोसेस में 95.5% शुद्धता का एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल को हम एथेनॉल भी बोलते हैं। एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं परिशोधित एल्कोहल या रेक्टिफाइड एल्कोहल या रेक्टिफाइड स्प्रिट, और इसमें 4.5% जल होता है। 4.5% जल होता है, इसको बोलते हैं हम परिशोधित एल्कोहल। अगर 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल होता तो उसको हम बोलते हैं परिशुद्ध, ये परिशोधित, और अगर 100% शुद्ध होता तो परिशुद्ध एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो 95.5% सांद्रता का एल्कोहल। नेक्स्ट, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो कार्बोलिक अम्ल फिनॉल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है तो हम उसको फिनॉल बोलते हैं। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से OH जुड़ा होता है तो उसको एल्कोहल बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से OH जुड़ा है तो एल्कोहल। और जब बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजीन का एक H हटाकर OH अटैच होगा तो उसको बोलते हैं फिनॉल। अब फिनॉल जो होता है वो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है, यानी H+ त्यागता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। फिनॉक्साइड आयन स्थायित्व को प्राप्त करता है और H+ आयन त्याग देता है, यानी प्रोटॉन त्याग देता है। तो हम उसको बोलते हैं कि जो फिनॉल है वो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। और चूंकि हमने पढ़ा भी है आरएनएस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते, या ब्रॉन्स्टेड लोरी ने भी यही कहा था, ऐसे पदार्थ जो जल में H+ आयन या प्रोटॉन देंगे वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि H+ आयन लूज करता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो स्थायित्व को प्राप्त करता है। C2H5 वो C2H5 सामान्यतः किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो C2H5 वो C2H5 ईथर है, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह वो है, दोनों तरफ इसमें क्या जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ इसमें R जुड़ा हुआ है तो ईथर है। अब R की जगह C2H5 है तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर, या इसका IUPAC नाम होता है। एक C2H5 को O के साथ बोलेंगे एथॉक्सी और दूसरे को बोलेंगे एथेन, तो एथॉक्सी एथेन इसका IUPAC नाम है। ये मैं इसलिए भी बताता हूं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकते, तो जनरली इसको डाई एथिल ईथर बोलते हैं और इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। पहले जो उपयोग होता था वो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता था। निश्चेतक मतलब बेहोश करने में, चूंकि क्लोरोफॉर्म के बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ते हैं इसलिए उसको अब बंद कर दिया गया, या ऐसा कहते हैं कि डाई एथिल ईथर के साथ
क्लोरोफॉर्म की कुछ मात्रा मिलाकर और कुछ एथिल अल्कोहल की मात्रा मिलाकर इस मिश्रण का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो सामान्यतः इसका क्या उपयोग है। नेक्स्ट, फिनॉल का स्वभाव या प्रकृति कैसी होती है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है ये वाला कि फिनॉल जो होता है वो H+ आयन त्याग देता है जलीय विलयन में, तो इस पर आर्हेनियस और ब्रोंस्टन लोरी अवधारणा लगती है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां, लूकास अभिकर्मक क्या है। लूकास अभिकर्मक क्या है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पहचानने की कुछ विधियां दी गई थी। चूंकि अल्कोहल जितने भी होते हैं उनकी समानता होती है, उनमें सभी अल्कोहल रंगीन होते हैं, शराब के समान गंध होती है, ज्वलनशील होते हैं। अगर अल्कोहल अलग अलग पात्र में रखे हो, उनसे लेबलिंग हट जाए तो उनको पहचानेंगे कैसे। तो अल्कोहल के पहचान की कुछ विधियां दी गई थी, लूकास अभिकर्मक द्वारा यानी लूकास परीक्षण द्वारा, विक्टर मेयर द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा, हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा इनको पहचाना गया था। तो जनरली जो अल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जब R से CH2OH जुड़ा हो तो हम इसको बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। जब डबल R से CHOH जुड़ा हो तो हम इसको बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। और जब 3R से CH यानी COH जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल। जब R की जगह, तीनों R की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर जितने भी R हैं इनकी जगह CH3 रखेंगे। तो इसमें CH3 रखेंगे तो एथिल अल्कोहल हो जाएगा, इन दोनों में CH3 रखेंगे तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, इन तीनों में CH3 रखेंगे तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ CH3 रखेंगे तो C2H5 हो जाएगा, इसमें R की जगह CH3 रखेंगे तो पूरा C3H7 हो जाएगा। एक कार्बन से जब 2 कार्बन जुड़े होते तो उसको आइसो बोलते। यहाँ पर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े होंगे तो वो तृतीयक कहलाता है। तो एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल है। तो लूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान की गई थी। अल्कोहल के पहचानने की सबसे अच्छी विधि है लूकास परीक्षण। तो लूकास ने एक यौगिक बनाया था, यानी निर्जल ZnCl2, निर्जल, निर्जल मतलब जिसमें पानी ना हो, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, सांद्र HCl का मिश्रण लूकास अभिकर्मक कहलाता है। और ये अल्कोहल के पहचानने की सबसे अच्छी विधि, इसको लूकास ने बनाया था। तो जब लूकास अभिकर्मक को अलग अलग पात्र में अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है, यानी तीनों प्रकार के अल्कोहल को अलग अलग पात्र में ले लेंगे, तो प्राथमिक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत एल्किल हैलाइड का अवक्षेप देता है, तुरंत, यानी एल्किल हैलाइड का सफेद अवक्षेप आएगा। द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट बाद देगा एल्किल हैलाइड का अवक्षेप। और तृतीयक अल्कोहल कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करता है, गर्म करने पर वाष्पशील एल्किल हैलाइड बनाता है। तो ऐसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल पहचाने जाते हैं। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या है। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मैथिल सैलिसिलेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मैथिल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो बेंजीन रिंग से यहां पर एसिटिल समूह जुड़ा होगा, COOCH3 और OH, इसको बोलेंगे मैथिल सैलिसिलेट, यानी इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का नाम क्या है। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार NaOH के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो व पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनते, ऐसा रीमर टीमेन ने बताया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं रीमर टीमेन अभिक्रिया, रीमर टीमेन अभिक्रिया, रीमर टीमेन अभिक्रिया। तो एक बार हम ये क्रिया देख भी लें यहां पर। फिनॉल, जब बेंजीन के ऊपर OH अटैच होता है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी CH, Cl3 और NaOH, क्षार NaOH, NaOH का नाम कास्टिक सोडा और क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है। तो फिनॉल को इन दोनों के साथ गर्म करेंगे तो ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी ऊपर जुड़ा रहेगा OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO। या फिर एक कंडीशन ये होती है कि ऊपर जुड़ा रहेगा इसमें OH और नीचे पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा CHO। तो क्या बना,
ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। बेंजीन के साथ दोनों अटैच हो तो सैलिसिल एल्डिहाइड। या फिर इसका नाम ये रखते हैं, इसमें CHO पावरफुल क्रियात्मक समूह है तो इसको पहला नंबर देंगे और इसको दूसरा नंबर देंगे, तो दूसरा कहलाएगा ऑर्थो। और बेंजीन के साथ CHO को बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, तो ऑर्थो OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसको पहला नंबर 1 2 3 4, 4 कहलाएगा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी और बेंजीन को CHO के साथ बेंजल्डिहाइड। तो ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो व पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से भी जानेंगे। और जो क्लोरीन होगा वो सोडियम के साथ निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा 3NaCl। इसके आगे 3 लगा देंगे, ऑक्सीजन 3 है, एक वो वहां निकल गया तो बचा हुआ यौगिक क्या कहलाएगा 2H2। तो ऐसे ये रीमर टीमेन अभिक्रिया हो गई। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो व पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो क्वेश्चन क्या है, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का नाम रीमर टीमेन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शराब। शराब में जो मेन कंपोनेंट होता है वो एथिल एल्कोहल होता है या एथेनॉल होता है और इसका सूत्र क्या होता है C2H5OH। तो एल्कोहल को विषैला बनाने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसको विषैला बनाने के लिए इसमें जनरली मेथिल एल्कोहल मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल या इसको मेथेनॉल बोलते हैं। CH3OH भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है जनरली एथिल एल्कोहल का उपयोग शराब बनाने में होता है। अब शराब के रूप में दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें मेथिल एल्कोहल और पिरीडीन जैसे विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे एथिल एल्कोहल पीने योग्य नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि विकृतीकृत एल्कोहल क्या है या मैथिलीकृत एल्कोहल क्या है, डीनेचर्ड एल्कोहल भी बोलते हैं। तो एल्कोहल श्रेणी का पहला सदस्य मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल विषैला होता है, इसको अगर व्यक्ति पी ले तो अंधा भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। जैसे जब कोविड आया पूरे विश्व में तो लॉकडाउन लगा तो सैनिटाइजर का उपयोग हुआ, उसमें शराब के सामान गंदे, तो चूंकि शराब ये चूंकि सारा सब पूरा मार्केट बनता तो जो लोग शराब पीने वाले उन्होंने कहीं ना कहीं सैनिटाइजर को पिया जिस कारण वो पागल हो गए या अंधे हो गए। यानी एक विषैला पदार्थ है मेथिल एल्कोहल। इसका उपयोग जनरली एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो एल्कोहल के साथ इसको मिला देते हैं जिससे एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल का शराब के रूप में दुरुपयोग रुक जाता है। इस पूरे मिश्रण का उपयोग हम पेंट या वार्निश बनाने में एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, एल्डिहाइड के अपचयन पर सामान्यतः कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो एल्डिहाइड के अपचयन से सामान्यतः प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। जनरली एल्डिहाइड का फॉर्मूला देखें तो R से CHO जुड़ा रहेगा और इसका ओपन स्ट्रक्चर देखें तो डबल बॉन्ड द्वारा O और इधर जुड़ा रहेगा H। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन से क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपचयन है, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो दुर्बल होता है, क्रियाशील होता है। तो कोई भी यहाँ पर आप ले सकते हैं अपचय, कहलाई AlH4, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड, सोडियम एथिल एल्कोहल या कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाला एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड एक टूट जाएगा पाई, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एक O पर फ्री हो जाएगा, एक H इससे अटैच हो जाएगा और एक H इससे अटैच हो जाएगा। क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन यूज होंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, RCH2 और OH, RCH2OH। और RCH2OH क्या कहलाता है जनरली, प्राथमिक एल्कोहल। तो जब भी एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल किस प्रकार का एल्कोहल है, यानी एथिल एल्कोहल किस प्रकार का एल्कोहल है। तो अभी हमने पढ़ा एथिल एल्कोहल एक प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल है एथिल एल्कोहल। अब कैसे ही हम देखते हैं, तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। जनरली इसमें 2 कार्बन है, तो इसका अगर और भी हम स्ट्रक्चर ब्रेक करके लिखें तो ये होता है CH3CH2OH। अब CH3 क्या है, CH3 एक R है और प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, RCH2OH। तो एथिल एल्कोहल एक प्राथमिक एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन यानी शराब का स्पिरिट
किसे कहा जाता है? तो स्पिरिट ऑफ वाइन, एथिल अल्कोहल को बोलते हैं हम स्पिरिट ऑफ वाइन। शराब में क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, तो यहां पर इसका नाम लिखेंगे हम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, या हम इसको एथेनॉल भी लिख सकते थे, एथेनॉल। यहां पर हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते थे C2H5OH या CH3CH2OH। तो शराब का जो वाइन, शराब का जो स्पिरिट है वो एथिल अल्कोहल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, CH3O C2H5 का IUPAC नाम लिखिए। ये एक ईथर है, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROR होता है। जनरली एक R को O के साथ हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। एक R को O के साथ क्या बोलते हैं हम? एल्कोक्सी। और दूसरे R को बोलते हैं हम एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो कौन से R को O के साथ एल्कोक्सी बोलेंगे? जिस R में, जिस मूलक में कार्बन कम है उसको बोलेंगे एल्कोक्सी। तो यहाँ CH3, यहाँ C2H5 है, इसमें कम है तो CH3 का नाम मेथिल है, इसको O के साथ बोलेंगे मेथोक्सी, और दूसरे C2H5 को बोलेंगे हम एल्केन। यानी कौन से एल्केन से प्राप्त हुआ? तो 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को खुली श्रृंखला में हम एल्केन बोलते हैं। तो ऐसे इसका नाम यहां पर हो जाएगा मेथोक्सी, मेथोक्सी एथेन। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम? मेथोक्सी एथेन। बाकी हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते, अगर इसका साधारण नाम लिखना होता तो जो ABCD में पहले आएगा उसका नाम पहला, एथिल मेथिल ईथर। नहीं तो इसका एक और रूल रखा गया, कम कार्बन वाले का नाम पहले रखेंगे, ज्यादा कार्बन वाले का नाम बाद में। तो मेथिल एथिल ईथर भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन हमें तो इसका यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है, मेथोक्सी एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन। CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम बताना है। हमने IUPAC नाम 11th क्लास में ही पढ़े हैं। IUPAC नाम के कुछ नियम है, लेकिन यहां पर हम बताते, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा तो नंबरिंग कार्बन को उसी तरफ से देते हैं, और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको भी नंबर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें कार्बन तो है नहीं, तो नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3। तो इसमें कोई साइड चेन तो है नहीं, तो सबसे पहले जो मुख्य श्रृंखला, इसको हम मुख्य श्रृंखला बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं? मुख्य श्रृंखला। और इसका नाम हम शब्द मूल के आधार पर रखते हैं। 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। अब कैसे पता चलेगा सिंगल बॉन्ड है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में किनारे वाले कार्बन से 3H, बीच वाले से 2H अटैच होते, इससे पता चलता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है। पहले नंबर पर OH अटैच है, OH का जो सफिक्स होता है यानी अनुलग्न होता है वो ऑल होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 ऑल। नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? 1 प्रोपेनॉल। अगर वही OH बीच में जुड़ा होता, इस कार्बन से जुड़ा होता, यहां पर जुड़ा होता, तो हम उसको बोलते हैं 2 प्रोपेनॉल। तो ऐसे इसका IUPAC नाम होगा 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा रीमाटीमेन अभिक्रिया में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक सोडा, जब फिनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ सांद्र HNO3 से क्रिया करवाते तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल को हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एस्पिरिन। एक दर्द निवारक दवा भी है। अगर हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर बेंजीन से COOH, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, और यहाँ पर एसिटिल समूह COOCH3, तो इसको बोलेंगे हम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन हमने बताया था अगर यहाँ पर OH अटैच होता और ये नहीं होता तो मेथिल सैलिसिलेट कहलाता, यानी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में इधर OH अटैच होगा, ये नहीं होगा, और इसमें एस्पिरिन में इधर OH अटैच नहीं होगा, ऊपर COOH अटैच होगा, तो इसको बोलेंगे हम एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
डाइएजोनियम लवण की क्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तो क्या कहलाती है, उस क्रिया का नाम बताना है। उस क्रिया को हम युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया के नाम से वो जाना जाएगा। डाइएजोनियम लवण एक बार हम देख लेते हैं। तो डाइएजोनियम लवण में बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लेते हैं। जब बेंजीन से क्या अटैच होगा, N2Cl, N डबल बॉन्ड NCl, ऐसा भी लिखते हैं। फिनॉल से क्रिया करवाएंगे इसकी। फिनॉल में पैरा पोजीशन पर OH अटैच है तो यहाँ OH अटैच कर दिया। इसको छोड़कर हर कार्बन से H अटैच है तो यहाँ के H को डिस्प्ले कर दिया, दिखा दिया। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। तो बचा हुआ जो यौगिक होगा वो इस प्रकार हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम N डबल बॉन्ड N और यहाँ से डायरेक्ट इससे फिनॉल अटैच हो जाएगा OH। ये पोजीशन क्या कहलाएगी, OH है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से क्लियर करते हैं। OH तो ये पोजीशन कहलाएगी पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो और बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। तो जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल से कराई जाती है तो एक पीले रंग का रंजक बनता है जिसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और इस क्रिया का नाम होता है युग्मन अभिक्रिया। 20वें नंबर की क्रिया क्वेश्चन, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। लीबरमान एक वैज्ञानिक का नाम है। नाइट्रोसो परीक्षण कौन सा यौगिक देता है, फिनॉल। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण देता है। तो जब फिनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। तो यौगिक बनता है ऑर्थो व पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, ये बनते हैं ऑर्थो व पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। यहाँ पर NO अटैच हो जाएगा, या फिर ये कंडीशन हो सकती है ऊपर OH अटैच है और यहाँ पर NO अटैच हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। तो नाइट्रस अम्ल से कराई जाएगी। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO2, और नाइट्रिक अम्ल का HNO3, ध्यान रखना। तो फिनॉल की क्रिया इससे करवाएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो H2O बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा ऑर्थो व पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशुद्ध एल्कोहल। परिशुद्ध एल्कोहल यानी 100% शुद्ध एल्कोहल को क्या बोलेंगे, तो परिशुद्ध एल्कोहल को रेक्टिफाइड एब्सोल्यूट एल्कोहल भी बोलते हैं। जिसमें पानी ना हो उसको बोलेंगे तो 100% शुद्ध, यानी हम क्या बोलेंगे 100% शुद्ध, 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल, 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल। 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल या एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कोहल और ईथर दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और O होता है। हम इसका यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख ले। जैसे मान लो हमने लिखा CH3O CH3, ये ईथर है, और हमने एल्कोहल लिखा C2H5OH। तो यहाँ पर इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी C2H6O, और इसमें भी 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C2H6O। तो ये है C2H6 एथेन है और C2H6 एथेन है। एथेन का फॉर्मूला ये होता है, इसमें भी अलग से वो दिख रहा है और इसमें भी अलग से वो दिख रहा है। दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावेशी हैं। क्रियात्मक समूह दोनों में अलग अलग है, बाकी दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा है, CnH2n+2 और O। ये इनका सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनॉल उदासीन खाली स्थान के साथ रंगीन जटिल यौगिक बनाता है। तो फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl3 भी लिख सकते हैं। इसमें क्लोरीन की वैलेंसी -1 है तो आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए। तो फिनॉल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ रंगीन जटिल यौगिक बनाता है। 24, बेकेलाइट एक खाली स्थान बहुलक है। तो बेकेलाइट जो है वो एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, थर्मोसेटिंग बहुलक। फिनॉल की क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से कराई जाती है
क्षार NaOH की उपस्थिति में, तो थर्मोसेटिंग बहुलक बनता है। ऐसा प्लास्टिक जो एक बार बनने पर ठोस हो जाए तो फिर उसको दोबारा पिघला नहीं सकते। हम गर्म करेंगे तो जलने लगेगा लेकिन पिघलेगा नहीं, और जो बार बार पिघलने पर पिघल जाए और ठंडा करने पर ठोस हो जाए उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक बहुलक, और ये थर्मोसेटिंग बहुलक। जैसे घरों में जो चाय के बनाने के मग होते हैं उसमें ब्लैक कलर का हैंडल होता है, या जो कुकर के ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं उसको बोलते हैं हम बैकेलाइट। वो प्लास्टिक की श्रेणी में नहीं आता है, उसको कोई कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्रोपिल एल्कोहल एक खाली स्थान एल्कोहल है। किस प्रकार का एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल है। शुरू में भी मैंने आपको बताया था आइसोप्रोपिल एल्कोहल। जैसे एथिल एल्कोहल यानी RCH2OH एक प्राथमिक एल्कोहल है, R की जगह CH3 रखेंगे तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। जैसे डबल R और CHOH एक द्वितीयक एल्कोहल है, R की जगह आप यहाँ पर CH3 रखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका? C3H7 और प्रोपिल हो जाएगा, और एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते तो उसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपिल। अगर 3 R से COH अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम तृतीयक एल्कोहल, और तीनों R की जगह अगर हम CH3 रख दें तो फिर क्या हो जाएगा? वो ब्यूटिल हो जाएगा, और एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो ऐसे हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल। तो हम क्या पूछ रहे हैं? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल एक द्वितीयक एल्कोहल है। तो ऐसे हमने जो एल्कोहल फिनॉल ईथर है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हुए, बार बार एग्जाम में आते, यूनिक ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले भी मैंने बनाए हैं 6 चैप्टरों के। आपको लगातार वीडियो देखते रहना है। 101% अगर आप वीडियो देखकर तैयारी करते मेरे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में आएंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपके दोस्त इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैंने इंग्लिश मीडियम के भी लगभग 95% पूरे इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो बना के डाल रखे। अब मैं हिंदी मीडियम के वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आपके कोई हिंदी मीडियम के भी दोस्त हैं तो उन्हें भी आप शेयर कीजिए। जैसे बच्चे शॉर्टकट रास्ता अपनाते, अभी प्री बोर्ड कुछ गवर्नमेंट स्कूल में प्री बोर्ड के पेपर थे तो यूट्यूब पे पहले से प्री बोर्ड के पेपर अपलोड हो गए, बच्चे उनको देख के याद करके चले जाते, अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, सैंपल पेपर और प्री बोर्ड पेपर में से एग्जाम में 1% भी नहीं आता है। लगातार कई सालों से मैं भी पढ़ाता आ रहा हूं, तो पहले तो अभी तो एक सैंपल पेपर डालता है, पहले 4-4 सैंपल पेपर डालता था और एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन आते थे, बच्चों के रिजल्ट खराब हो जाते थे। तो चूंकि आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, ऐसे यूट्यूबरों को, ऐसे चैनल को फॉलो ना करें जो आपको शॉर्टकट तरीका बताते। ऐसे तो मैं भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी फाइनल पेपर पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर बनाता हूं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ध्यान में रख के बनाता हूं कि इनके फाइनल पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। तो आप लीगल सही तरीके से सिस्टमेटिकली तैयारी करते रहिए। समय हमारे पास बहुत कम है, सब्जेक्ट हमारे पास और भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, तो बहुत सारे सब्जेक्टों की तैयारी करनी है। सही तरीके से तैयारी करें और बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ें, अच्छा रिजल्ट आएगा। अपने स्कूल के टीचरों को, अपने कोचिंग के टीचरों को फॉलो करें, वो जो भी बताते उसको ध्यान में रखें। और कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से लगता है कि ये कंटेंट सिंपल है, उसको भी अडॉप्ट करें और तैयारी करें, लिख लिख कर तैयारी करें, बोल कर तैयारी करें और लगातार पढ़ते रहें ताकि आपके एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आए। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते, अगला वीडियो फिर और भी अच्छा लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर का। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।